एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें ब्लैक फॉक्स गैंग का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग गोल्डन ड्रैगन गैंग को हराने के बाद खुशियां मना रहे थे। वे लोग बोल रहे थे कि आज हम लोग गोल्डन ड्रैगन गैंग को हराकर सिटी में नंबर 1 गैंग बन गए हैं और ये कमाल हुआ हमारे लीडर की वजह से। ये सभी लोग फिर फैमिली को शुक्रिया बोलने लगते हैं। फिर फैमिली खड़ा होकर बोलता है कि ये अकेला मेरी वजह से नहीं हुआ, इस सब में आप सभी का भी योगदान था। काफी सारे अपने भाई जो मारे गए और ब्रदर फिस्ट फाइटर्स योंग कियांग का, उसने तो हमारे सेट को वाइप आउट होने से बचा लिया। तभी एक बंदा फिर से उसके पास आके बोल रहा था कि लीडर आप तो पहले की तरह काफी ज्यादा हम्बल है, सिटी में नंबर 1 गैंग बनने के बावजूद भी आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप वाकई में हमारे लीडर होना डिजर्व करते हो। और ये ऐसे लोग फिर खुशियां मनाने लगते हैं, ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं। लेकिन तब यहाँ पर इनके गैंग का गेट तोड़ दिया जाता है और यहाँ पर लास्ट एपिसोड के एंड वाला बंदा आ गया था और उसे आता देखकर एक मोटा सा बंदा बोल रहा था, तुम कौन हो, क्या तुम जानते नहीं हो ये ब्लैक फॉक्स गैंग का इलाका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट को तोड़ के अंदर आने की। लेकिन जो बंदा था उसका स्फीयर सीधा घुमाता है और इस गैंग मेंबर को घायल कर दिया था। ये देख के तो दूसरे जो गैंग मेंबर्स थे वे इस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके स्फीयर के एक ही अटैक से सारों को हरा दिया था। ये देख जो फैंगली था वो बोल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यंग मास्टर वैंग तियानहाओ हो। वो समझ गया था कि ये बंदा बॉडी कल्टीवेशन रिलम के 11th लेवल पे है और इसे हराना उसके अकेले तो बिल्कुल भी बस का नहीं है। तभी उसका जो एक और साथी था वो वैंग तियानहाओ के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन उसके एक स्फीयर अटैक से वो भी काफी ज्यादा इंजर हो गया था। तभी वैंग तियानहाओ फैंगली के ऊपर अटैक कर देता है तो वो उसके वेपन से उसके साथ फाइट करता है, लेकिन क्योंकि मास्टर वैंग तियानहाओ का कल्टीवेशन काफी ज्यादा है तो वो उसे भी कुछ ही मूव्स में हरा देता है, जमीन पे गिरा दिया था। फिर वो कुछ मास्टर वैंग तियानहाओ का पैर फैंगली के ऊपर रख के बोल रहा था, वैसे तुम मैं बोलता हूँ कि तुम यहाँ के बॉस हो, तुम्हारा कल्टीवेशन काफी वीक है, फिर भी तुम लोग खुद को नंबर 1 बुलाते हो। फिर वो फैंगली को बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि नंबर 1 बनना तो तेरे बस का है नहीं, देखो मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो बस उस जियोंग क्वान को ढूंढने आया हूँ, मुझे बता दे वो कहाँ पे है। तो फैंगली उसको बोल रहा था मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन वैंग तियानहाओ तो योंग क्वान से फाइट करने के लिए आया था, तो वो उसको बोल देता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर उस योंग क्वान का आता पता नहीं पता चला या फिर वो मुझसे नहीं आया मिलने तो मैं तुम्हारी गैंग को खत्म करूंगा ही, बल्कि सारे लोगों को भी मार दूंगा। लेकिन फैमिली तो भी मना कर रहा था। तभी जो उसका एक साथी था वो बोल रहा था, मास्टर फैमिली आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले सिचुएशन से नहीं निपट सकते। और फिर वो वैंग तियानहाओ को बोलता है कि मैं उसे तुरंत मैसेज भेजता हूँ, जहाँ भी होगा तो वो जुआंग क्वांग जल्दी से आ जाएगा। तो मास्टर वैंग तियानहाओ बोलता है तो जल्दी करो। तो फिर ये बंदा फटाक से एक तलिस्मान के अंदर मैसेज लिखता है और उसे एक बैट बना के भेज देता है, जिसके बाद अपना सीन शिमू पे आ जाता है, जो बोल रहा था कि अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, सिस्टर ने जो मुझे पैसे दिए थे उनका तो मैंने सारा हब्स वगैरह जरूरत की चीजें खरीद ली, इनको यूज करने के बाद मुझे पैसे कमाने का कोई जरिया ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपने सिस्टर पे बोझ नहीं बन सकता। फिर वो उसने जो चीजें बाय करी थी उनको एक एक करके चेक करने लगता है। वो एक स्क्रॉल को देख रहा था जो बेसिक की रिफाइनिंग की टेक्निक थी। इसके अलावा उस टेक्निक में डबल कल्टीवेशन के बारे में भी बताया गया था कि अगर वो अपोजिट जेंडर के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पूरी टेक्निक को पढ़ने के बाद वो खड़ा होकर बोल रहा था, इस टेक्निक को मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगर इसको मैंने प्रैक्टिस करने का सोचा तो लोग मुझे अय्यास बोलेंगे। चलो अभी के लिए मैं इस टेक्निक को साइड में रखता हूँ और बाकी जो चीज है उनको देखता हूँ, बाद में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस करने का सोचूंगा। जिसके बाद वो उसी बॉक्स को खोल लेता है जिसको जोंगजू के फादर ने उसे दिया था। उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रॉल था जिसके अंदर एक गोल्डन माउस की बात की गई थी, जो कि किसी भी ट्रेजर को ढूंढने में सक्षम था। उसके अंदर इसकी लोकेशन लिखी हुई थी कि ये गोल्डन माउस जो रीजन के माउंटेन में पाया जाता है, तो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर होंगे। तो इस सब के बारे में पढ़ के तो शिमू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा था मुझे इस माउस को पाना होगा, ये मेरी कीमती ट्रेजर्स पाने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि ये तो उसके फादर का गिफ्ट था जो कि उसे जोंगजिन की डोरी में देना है। फिर उसे उसकी याद आती है कि वो अभी उसकी फैमिली में क्या कर रही होगी, क्या उसकी शादी तय हो गई, पता नहीं कब होगी। जो सोचते साथ वो खिड़की की तरफ देखने लगता है। तभी उस खिड़की से वही बैट जिसको फैमिली के गैंग मेंबर ने भेजा था वो उसके सामने आके बता देता है कि ब्रदर जल्दी आओ, मदद करो। जिसके बाद फिर हमें ब्लैक फॉक्स गैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर वैंग इंतजार कर रहा था और गैंग मेंबर उसको ड्रिंक्स वगैरह ला के दे रहे थे। और अभी लगभग 1 घंटा हो ही चुका है और वो बोल रहा था कि वो जोंगशान अभी तक क्यों नहीं आया,
क्या तुम लोग फिजूल में टाइम खराब करा रहे हो? तो वो सर्वेंट फिर से बोलने लगता है, ऐसा नहीं है यंग मास्टर वैंग, मुझे पूरा यकीन है वो लड़का जरूर ही आ जाएगा। तो यंग मास्टर वैंग बोलता है कि मुझे तेरी बकवास और नहीं सुननी, मुझे तो लगा था तुम उस कुत्ते गाँव को इससे ज्यादा यूजफुल होगे, मुझे तो तुम्हें खत्म कर देना चाहे। अब उसकी ये बात सुन के ये बंदा उसके ऊपर चाकू निकाल के अटैक कर देता है, लेकिन यंग मास्टर वैंग ने उसका पकड़ के हाथ तोड़ दिया था। तभी फैमिली भी उस पर अटैक करता है, लेकिन यंग मास्टर वैंग उसके अटैक को भी रोक लेता है। वो बोल रहा था कि पिछली मार खा के लगता है तेरी अकल ठिकाने नहीं आए, और फिर से उसे पीछे की साइड धकेल दिया था। जिसके बाद वैंग तियानहाओ फैमिली पे अटैक करने जा रहा था, इतनी देर में यहाँ पे जोंग शुआन आ जाता है और तुरंत ही वैंग तियानहाओ पे अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। इतनी देर में फैमिली के साथी भी उसके पास आ जाते हैं ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। जोंग शुआन यानी कि अपना शिमो उसको बोलता है कि मुझे माफ करना ब्रदर, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो वो भी उससे माफी मांगता है कि काम का मेरी वजह से भी आपको परेशानी हुई, मुझे भी माफ करना। जिसके बाद वैंग तियानहाओ बोलता है, तो वो हो तुम पावरफुल फिस्ट फाइटर जिसके बारे में मैंने काफी सुना है। इतनी देर में दूसरी तरफ फैमिली भी शिमो को इसके बारे में बता देता है कि ये वैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन वैंग तियानहाओ है, ब्रदर तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। शिमो उसको बोलता है कि वैंग तियानहाओ तुम तो एक रेप्यूटेड फैमिली से हो, फिर तुमने एक छोटी सी गैंग पे अटैक क्यों किया? क्या ये सिर्फ मुझसे फाइट करने के लिए था? तो वैंग तियानहाओ बोलता है, हाँ मैं अपनी जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में सुनने के बाद मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आ गया, अब चलो मुझसे लड़ो। और फिर वो शिमो के ऊपर अटैक कर देता है और ये आपस में फिर फाइट करने लगते हैं। अब शिमो तो कोई वेपन यूज करता था नहीं, तो वो उसके हैंड से ही फाइट करने लगता है, जिस वजह से वो मास्टर वैंग तियानहाओ के काफी ज्यादा करीब नहीं जा पा रहा था। इसलिए शिमो सोचता है कि उसे वैंग तियानहाओ को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और फिर उस पॉइंट पे सीधा अटैक करना होगा। तो वो भी उसका फिस्ट अटैक रेडी कर लेता है और वैंग तियानहाओ के स्फीयर से उसने उसे टकरा दिया, जिससे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद वैंग तियानहाओ फिर से शिमो के ऊपर अटैक करने लगा था। इस बार तो उसके जो अटैक्स की स्पीड थी काफी ज्यादा तेज थी, और जैसे ही उसका अटैक शिमो को टकराने वाला था तो शिमो उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मास्टर वैंग का जो स्फीयर था वो उसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाता। अगर वो ऐसा होता तो वो काफी ज्यादा इंजर हो जाता। वैंग तियानहाओ ये देख के बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम और कितनी देर तक मेरे सामने टिकते हो। और वो भी और ज्यादा पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन इस बार तो शिमो ने उसके स्फीयर को ही पकड़ के उसे पीछे की साइड धकेल दिया था। जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ऐसे ये काफी देर तक लड़ते रहते हैं और हर बार शिमो फाइट के अंदर जीतता दिखाई दे रहा था। तो सब देख कर वैंग तियानहाओ बोल रहा था कि मैं नहीं मान सकता कि इस जनरेशन में मुझसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई हो सकता है, लेकिन वो चाहे किसी भी टाइप का अटैक क्यों नहीं करता। शिमो हर बार उसका स्फीयर पकड़ लेता और उसे घुमा घुमा के झुला दे रहा था, जिस वजह से इस बार मास्टर वैंग का जो स्फीयर था उससे अलग हो जाता और ये शिमो के लिए बिल्कुल सही मौका था और वो सीधा ही वैंग तियानहाओ के ऊपर फिस्ट अटैक्स की बारिश कर देता है। तो वो तो पीछे की साइड होने लगा था। वैंग तियानहाओ बचते बचाते सीधे उसके स्फीयर के पास आ जाता है और उसके स्फीयर को पकड़ के बोल रहा था, ऐसा लगता है कि आज मैं तुझे नहीं हरा सकता। तो पीछे से शिमो उसको बोलता है, क्या तुम डर के भाग रहे हो? तो वो बोलता है, नहीं, मैं जान गया हूँ कि हमारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं पूरी स्ट्रेंथ का भी यूज करूँ तो भी मैं तुझे नहीं हरा सकता। वैसे मुझे तुझसे फाइट करके काफी अच्छा लगा और मैं 2-3 महीने बाद फिर से तुझे चैलेंज करने आऊंगा। और इसी के साथ उसने एक बैग निकाल के फैमिली को दे दिया था ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ हो, जो भी उनकी चोटें उनको लगी है, उनको वे लोग ठीक कर सके। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब फैमिली के जाने के बाद शिमो सोचने लगा था कि मैं भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि वैंग फैमिली के यंग मास्टर वैंग तियानहाओ को हरा पाऊं, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ पे रिलाई करके मैं पावरफुल कल्टिवेटर्स का सामना नहीं कर सकता। वो मुझे थोड़ी देर के लिए बचा सकती है। आज तो मुझे सिर्फ वैंग तियानहाओ चैलेंज करने के लिए आया है, कल पता नहीं और कौन उसे चैलेंज करने के लिए आ जाए। जिसके बाद हमें वू फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वू फैमिली के हेड वूतोंग को देखते हैं। उसने जोंगजिन को उसके पास बुलाया था, उसने उसे मैरिज के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था। तो जोंगजिन भी फिर चेयर पे आके बैठ जाती है। फिर वो वूतोंग को पूछने लगती है कि क्या मैरिज की डेट डिसाइड हो गई, जिस पे वूतोंग बोलता है कि शादी का मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमने तुम्हारे फादर को खो दिया, इसलिए मुझे लगा कुछ टाइम के लिए इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होगी। तो जोंगजिन भी बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मास्टर वूतोंग बोलने लगता है कि वैसे तो अभी मैरिज की डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन तब तक आप हमारे वैंग फैमिली में रह सकती हैं। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। जिस पे जोंगजिन भी बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, अभी मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जा रही हूँ। और फिर उसके जाते ही हम यहाँ पे वूतोंग के सबसे बड़े बेटे वू हुआ को देखते हैं। वो उसके फादर से पूछ रहा था, क्या आप मेरी सच में शादी इसके साथ कराना चाहते हैं? जिस पे वूतोंग बोलने लगता है कि तुम तो जानते होगे कि जोंग फैमिली के पास एक ट्रेजर था। वैसे तो ये लड़की एक वेस्ट है, लेकिन अगर वो ट्रेजर हमारे पास आ जाता है उस लड़की का भी हम लोग इंतजाम कर देंगे। लेकिन वो बोल रहा था कि अभी तो सिर्फ शादी तय हुई है, शादी हुई नहीं है, हम जब चाहे उसे कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें शिमो को दिखाया जाता है तो एक सुनसान गली से होते
रोते हुए उसके घर जा रहा था, तभी उसके सामने लिन फैमिली का 5th चाइल्ड यानी कि 5th एल्डर आ जाता है। वो बोलने लग रहा था, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही तुमने सिटी के अंदर गैंग की काया पलट ही कर दी। सारी गैंग तुमसे डरी हुई है और कुछ टाइम के लिए उन्होंने उनके ऑपरेशंस भी रोक दिए हैं। लेकिन शिमो तो 5th एल्डर को इग्नोर करके जाने लग रहा था। जिस देख के 5th एल्डर तो फिर उससे बोलने लगता है कि क्या हमने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि जब तुम बड़ों से मिलो तो उन्हें ग्रीट करो। जिस पे शिमो बोलता है कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन 5th एल्डर तो उसके पास आके बोलता है, कहाँ जाओगे, अपने घर ही तो जाओगे शिमो, इस मास्क के पीछे तुम ही हो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं और वैसे भी चिंता मत करो, तुम्हारे इस आइडेंटिटी के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया है। शिमो भी फिर उसका मास्क उतार के बोलता है, मुझे माफ करना एल्डर, मैंने आपको ग्रेट नहीं किया। जिस पे 5th एल्डर बोलता है, मैं तुमसे वाकई में इम्प्रेस हूँ, सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर तुमने गैंग्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। जिस पे शिमो बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं एल्डर, मैं तो बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। जिस पे 5th एल्डर बोलता है, ठीक है पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उस विलेज में हुए उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करके हमारी लिन फैमिली ने भी उस मर्डर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए हमें लगता है कि विलेज में जिसने भी तुम्हारे अंकल आंट और भाई बहनों को मारा था वो जरूर ही कोई पावरफुल मास्टर रहा होगा, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जिस पे शिमो बोलता है, 5th एल्डर मैं जानता हूँ आप कंसर्न है, लेकिन मैं उस मर्डर को यूं ही इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। दरअसल मुझे लगता है कि मेरे फादर के डेथ के पीछे भी उसी आदमी की कोई साजिश होगी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन काफी केयरफुली कर रहा हूँ और लिन फैमिली पे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसकी ये बात सुन के 5th एल्डर बोलता है, लगता है मेरे कहने से तुम नहीं रुकोगे, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने जो कहा है इसके बारे में फिर से सोचना। चलो अभी काफी लेट हो गया, इसलिए घर जाओ। तभी हमें कुछ और लोगों को भी दिखाते हैं जो उसके ऊपर नजर रख रहे थे। फिर अगले दिन हमें 5th एल्डर को दिखाया जाता है जो उसके बेटे जिन का कल्टीवेशन करा रहा था। वो देख रहा था कि वो तो काफी ज्यादा पेन में है, क्योंकि वो बॉडी कल्टीवेशन ड्रिल से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। 5th एल्डर भी बोल रहा था, तुम्हें इस दर्द को सहना ही होगा, चाहे तुम मर क्यों ना जाओ, क्योंकि अगर तुम फेल होते हो तो इससे बहुत बड़ा बैकलैश होगा। ऐसे ही फिर वो उस पेन को एंड्योर करता जाता है और थोड़ी देर में ही फिर वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। लेकिन 5th एल्डर जो थे वो उसकी प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए वो उसे डांटने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट यहाँ पे आ जाता है जो 5th एल्डर को बताता है कि मास्टर वो यहाँ पे आ गया और वो एल्डर सन से मिलना चाहते हैं। तो 5th एल्डर बोलता है जिन को कि तुम अब जाओ और उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। तो जिन बेचारा डांट खाए हुए काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें उसे दिखाते हैं कि वो मास्टर वो से मिलने के लिए आ गया था और मास्टर वो ये कोई और नहीं बल्कि वो तो उनका एल्डर सन वो हुआ है। वो जिन की शक्ल देखते ही उसे बोल देता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फिर से डांटा। तो वो बताता है, हाँ पता नहीं उन्हें आजकल क्या हो गया है, वो शिमो की बहुत बात करने लगे हैं, बात पर मुझे बोलने लगते हैं कि तुम्हारा टैलेंट उससे भी कम है, वो ऑलरेडी बॉडी रिफाइनमेंट की 7th स्टेज पे पहुंच गया है और अगर ऐसा रहा तो वो बहुत जल्दी तुम्हें पीछे छोड़ देगा। जिस पे वो हुआ उससे बोलने लगता है कि वैसा ही तो डांटते हैं तुम्हें, मैंने उस शिमो के बारे में भी सुना है, लेकिन वो शिमो तो एक गाँव का लड़का है जो तुम्हारी फैमिली के अंदर बोझ की तरह रह रहा है, अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो उससे डील क्यों नहीं करते, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।